हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि हमारा सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 11 थ्योरी ऑफ सप्लाई कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। इससे पिछला लेक्चर है जो इस चैप्टर का वो मेरे चैनल पे क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहाँ से देख के अपने नोट्स पूरे कर लीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डज चेंज इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म। बच्चों ये मैंने डायग्राम से समझाया है। ये देखो कि हमने वाई एक्सिस पे प्राइस लिया है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ली है, और यदि हम इम्प्रूव टेक्नोलॉजी लेते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन होती है, जो क्वांटिटी होती है मतलब डिमांडेड, वो आगे बढ़ जाती है, इस तरफ टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो रही है। और बिफोर चेंजिंग सप्लाई कर्व पीछे है ये वाली, ठीक है। आफ्टर जो इम्प्रूव्ड है वो ये आ जाएगी डिमांड D1, और ओरिजिनल ये थी जब हम बिफोर चेंजिंग सप्लाई कर्व ले रहे हैं, वो सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी, प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देगा, ठीक है। जब इम्प्रूव उसके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो सप्लाई को बढ़ा देगा, ठीक है बच्चों। और जब वो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं करता तो तब उसकी सप्लाई कर्व ये थी। तो आप इसको डी की जगह एस भी लिख सकते हो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये सप्लाई है, ठीक है जी, सप्लाई कर्व। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डज चेंज इन आउटपुट प्राइसेस अफेक्ट सप्लाई कर्व। इनपुट प्राइसेस का मतलब होता है रॉ मटेरियल के प्राइसेस, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बोल सकते हैं। तो बच्चों इसमें अगर हमारी ये देखिए ये सप्लाई कर्व है, तो अब सप्लाई कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड इन केस ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। जब आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो जाएगा तो आपका मार्जिन बिना सेल प्राइस बढ़ाए भी इम्प्रूव हो जाएगा ना, ओके। तब हमारी जो सप्लाई कर्व है, ओरिजिनल सप्लाई कर्व ये है, तो आगे की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगी। और अगर आपके इनपुट प्राइसेस, आपके प्रोडक्ट के इनपुट प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आपका सेम प्राइस पे भी मार्जिन कम हो जाता है, तब आप सप्लाई कम कर देते हैं, तब प्रोड्यूसर सप्लाई को क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जीएसटी एंड सप्लाई कर्व। सो जीएसटी में हमारा क्या आएगा, व्हेन जीएसटी इज़ नॉट एप्लीकेबल। जब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा तो इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट है वो लो रहेगी। जब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता तो कॉस्ट लो रहती है, तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, तो सप्लाई कर्व ये वाली रहेगी। आफ्टर जीएसटी यदि लग जाता है तो वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा, क्योंकि इट विल इंक्रीज इट्स कॉस्ट बिकॉज ऑफ इट एन टैक्स इज एन एक्सपेंस। जीएसटी का मतलब समझते हो ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी। और वो टैक्स है तो उससे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। सब्सिडी एंड सप्लाई कर्व। सब्सिडी क्या होती है बेटा, जो रिबेट या सरकार आपको एक पर्टिकुलर जगह पे इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाने के लिए देती है ताकि आप उस जगह में इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करो, तो उस रिबेट को हम सब्सिडी बोलते हैं, ताकि प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई कर सके। और यदि सब्सिडी मिलती है तो नेचुरली आपका कॉस्ट प्राइस कम हो जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो उसको क्या सप्लाई कर्व ये आ जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी। और बिफोर से पहले ओरिजिनल यही थी सप्लाई कर्व, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सप्लाई कर्व। तो रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सप्लाई कर्व में अगर हम बात करें तो S1 क्या है, जब फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारी ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, ये S1 है, फॉरवर्ड शिफ्ट। जब फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व में ऑफ कॉफ़ी ओइंग टू फॉल इन द प्राइस ऑफ टी। ये हमने कॉफ़ी का बनाया है, प्राइस ऑफ कॉफ़ी चेंज नहीं हो रहा बट क्वांटिटी उसकी बढ़ जाएगी जब टी के प्राइस में कमी आ जाएगी। एंड बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ऑफ कॉफ़ी ओइंग टू राइज इन द प्राइस ऑफ टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तब वो हमारी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर चाय का दाम बढ़ जाता है तो प्राइस कॉफ़ी का अगर नहीं भी चेंज होता तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो जैसे बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझा था, उसी तरीके से ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। इट इज़ ए मेजरमेंट ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए क्वांटिटी
इन रिस्पॉन्स टू सम परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस। सो अब हम आगे बढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, और उसमें माइनस का साइन नहीं आएगा। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो डेल्टा सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का भी इसको आगे आएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। डेल्टा का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, चेंज। तो जब मैं डेल्टा क्यू लिख रहा हूं तो इसका मतलब Q1 माइनस क्यू, मतलब ये हमारा आ गया Q1 क्या आ गया, चेंज्ड क्वांटिटी। ठीक है जी, और Q तो इनिशियल है, इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है जी, और उसी तरीके से ये डेल्टा P भी क्या आ जाएगा, डेल्टा P, P1 माइनस P, और P1 क्या है, चेंज्ड प्राइस, और P क्या है, इनिशियल प्राइस। ठीक है जी, तो जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का किया था उसी तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से, बट इसमें सिर्फ माइनस का साइन नहीं लगेगा, बिकॉज नो यूज ऑफ माइनस साइन एज इन केस ऑफ supply, price and quantity supplied has positive relation। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सिचुएशन 1। चलो सिचुएशन 1 की बात करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी आ जाएगी, 1। तो इसमें क्या आएगा, ये जितना चेंज आपके हुआ उसमें प्राइस में आएगा, उतना ही चेंज क्वांटिटी में आएगा। ये तो पता आपको, वाई एक्सिस पे प्राइस होता है और ये क्वांटिटी आ जाएगी एक्स एक्सिस पे। उसी तरीके से 1 मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 1। तो ठीक है, इसका मतलब क्वांटिटी में आपका जो चेंज आया है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। ठीक है जी, और लेस देन 1 में क्या आएगा बच्चों, आपका लेस देन 1 में आएगा कि आपका चेंज इन प्राइस ज़्यादा है और क्वांटिटी में चेंज, क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज कम आया है। ये तीसरी सिचुएशन हो गई। ठीक है जी, अब चौथी सिचुएशन क्या, 2 एक्सट्रीम सिचुएशन है कि 0। तो इसका मतलब क्या हुआ बटे, ये एक्स एक्सिस है, ये क्यू आ जाएगा, यहाँ पे ये पी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज़ नो चेंज इन द क्वांटिटी, चाहे कोई भी प्राइस हो, क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं रहता। ठीक है जी, और ये क्या है हमारा, अगेन क्वांटिटी, ये प्राइस। ठीक है जी, तो ये इन्फिनिटी है कि स्लाइटेस्ट चेंज या अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से भी जो प्राइस है वो चेंज नहीं होता और क्वांटिटी आपकी लगातार चेंज, सप्लाइड चेंज होती जाती है। क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो चेंज होती जाएगी। ठीक है जी, ये इन्फिनिटी में चला जाएगा। राइट बच्चे, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स वो कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई को, सॉरी। तो सप्लाई की अगर बात करते हैं, सबसे पहले हम नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड। अगर तो इनपुट्स आर कॉमनली अवेलेबल, ठीक है, और दूसरा केस हमारा क्या बन जाता है, इफ़ इनपुट्स आर नॉट कॉमनली अवेलेबल। जब कॉमनली अवेलेबल हैं, इजीली मिल सकते हैं इनपुट रॉ मटेरियल, तो सप्लाई विल बी इलास्टिक, अदरवाइज सप्लाई विल बी इन इलास्टिक। दूसरा नेचुरल कंस्ट्रेंट। नेचुरल कंस्ट्रेंट में क्या है, जब नेचुरल कंस्ट्रेंट कोई नहीं है तब डिमांड सप्लाई इलास्टिक है। जब नेचुरल कंस्ट्रेंट है तो इन इलास्टिक का मतलब नो चेंज, मतलब उसमें सप्लाई में चेंज नहीं आ सकता जब नेचुरल कंस्ट्रेंट्स हैं तो। तीसरा रिस्क टेकिंग। अगर हायर रिस्क है और टेकिंग कैपेसिटी है प्रोड्यूसर की, तो हायर सप्लाई मीन्स हायर मतलब उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रहेगी। अगर वो लो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो फिर इन इलास्टिक है, फिर वो सप्लाई नहीं बढ़ा रहा, रिस्क नहीं ले रहा वो। आगे नेचर ऑफ द कमोडिटी। अगर पेरिशेबल है तो लेस इलास्टिक, तब इतना ज़्यादा सप्लाई को आप चेंज नहीं कर सकोगे, और नॉन पेरिशेबल के केस में वो क्या रहेगा, इलास्टिक रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर लो है तो मोर इलास्टिक है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है
तो लेस इलास्टिक है। टाइम फैक्टर, शॉर्ट पीरियड में आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, सप्लाई को आप नहीं बढ़ा पाओगे, वो है इन इलास्टिक। और लॉन्ग पीरियड में चेंज की जा सकती है सप्लाई को। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक है, मतलब आप लेबर इंटेंसिव से काम कर रहे हो तो लेस इलास्टिक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन आप लेबर इंटेंसिव से नहीं कर पाओगे। और न्यू एडवांस्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाओगे तो मोर इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। रिवीजन भी मेरे साथ कर लेना। विशिंग यू गुड लक।